हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम लोग। और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है जो कि आपको एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम आया है, जीडी, डीबी और यांत्रिक, मतलब इनमें जो है सेक्शन 1 जो होगा गाइज सभी के लिए कॉमन एग्जाम होगा। मतलब सेक्शन 1 आपको देना ही है, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम के लेवल क्या होता है वो अभी देख लो, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि कोस्ट गार्ड, डीबी हो, जीडी हो या फिर यांत्रिक हो, सेक्शन 1 में किस टाइप का इंग्लिश पूछता है आपको अभी पता चल जाएगा इसमें। चाहे आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के बच्चे हो, नेवी के बच्चे हो, तो भी आपको काम आएगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल लगभग सारे में सेम ही होता है ना। लगभग सब 12th लेवल का, 10th लेवल का एग्जाम है। तो नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया आपका, जीडी हो गया, ये सभी 12th लेवल के हैं। और इसमें डीबी जो है सिर्फ 10th लेवल का, बट इंग्लिश सबका सेम ही होगा। मैंने बोला था सेक्शन 1 सबके लिए सेम पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गाइज, अगर आप यहाँ पे एनडीए बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एनडीए के स्टूडेंट्स हो, तो जरूर यहाँ पे जाके आप लोग इस बैच को, अचीवर्स बैच को जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज से ये बैच स्टार्ट हो रही है 23 दिसंबर से, और 3 मंथ तक चलेगी, ठीक है। मतलब 90 दिन की ये बैच है। और इसमें मैं बोलूंगा कि आप जरूर से जरूर इनरोल कराना, क्योंकि इसमें जितने भी टीचर हैं, एनडीए वाले जितने भी टीचर्स हैं, वो क्या है भाई, ऑलरेडी इन्होंने 200 से भी करीब बच्चों, ज्यादा बच्चों को क्या कर रखा है, एग्जाम क्रैक करवा रखा है पिछले वाले सिर्फ बैच में। मतलब पिछली की जो बैच आई थी एनडीए के, उसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया था इन सभी टीचर्स से पढ़ने के बाद। तो अभी बारी आपकी है, देखो क्या करते हो, कुछ पैसे खर्च करो और जाके इनरोल करो। अगर आप इसमें भी कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको 10% का डिस्काउंट का इसमें मिल जाएगा। कैसे? जब आप रेफरल कोड यूज करते हो, तो किस चीज का, तो ए टू जेड स्टडी का अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हो, ये ए टू जेड स्टडी, तो आपको 10% इसमें ऑफ मिलेगा। इसके अलावा गाइस देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एक अशोका बैच है, ये भी जो है किस चीज के लिए है, ये दिसंबर में 16 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, जो कि 16 मार्च तक हो गई, ठीक है। तो ये बैच की तो डेट खत्म हो गई, बट आपके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हुई है 23 दिसंबर से, तो ये बैच में जरूर इनरोल करवा लेना, क्योंकि आज से ये बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी कुछ मतलब ज्यादा कुछ छूटेगा नहीं आप, अगर आज आप इनरोलमेंट लेते हो तो आज लास्ट डे है। तो देर मत करना, जाके इनरोलमेंट करा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपनी आज की प्रैक्टिस सेट। तो देखो क्या है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, व्हाई आर दिस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, ठीक है। ये क्या करना है आपको, नरेशन का क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। अब ये चीज देखना है सबसे पहले कि क्या है ये जो है, किस चीज में मिस्टर गुप्ता सेड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या भेटू है। और यहाँ पे क्या है भाई, कंटिन्यूअस टेंस है। वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग। अब एक चीज ध्यान दो, जब भी इसको हम चेंज करते हैं तो दीज का क्या हो जाता है, दोज बन जाता है, ठीक है ना। दीज का दोज बनता है। तो अभी देखो, दीज जिसमें है तो पहले उसको छाट दो, वो तो होगा नहीं आपका। इसमें ऑलरेडी दीज है, तो इसको हम आंसर करेंगे नहीं। अब इसमें भी दीज है, तो इसको आंसर करेंगे नहीं। दीज का क्या बन जाएगा, हमें सिंपली हमको दोज में चेंज करना होता है। टेंस वगैरह तो बाद में देखेंगे। अब आप पहले तो क्या किया आपने, दो को ऐसे ही छाट दिया बिना टेंस पढ़े। क्यों? क्योंकि हमारा ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दीज का दीज सेम टू सेम लिखा हुआ है। अभी देखो, ये जब पास्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में ही चेंज होना चाहिए ना ये। तो आर का वेयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेयर नहीं, उसको वर बोलते हैं, तो उसमें वर में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है आर का आर ही छोड़ा हुआ है, मतलब सेम टेंस में चेंज किया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखो, बिना हमने ज्यादा कुछ पढ़े इजिली कितना जल्दी हमने आंसर खोज लिया। तो बचा जो अब ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई दोस बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, ठीक है। बिना पूरा क्वेश्चन को पढ़े भी हम बहुत इजीली शॉर्टकट से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और बिल्कुल भी 100% सही होगा इस तरीके से पढ़ोगे अगर तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। बोल रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आई विजिटेड माय फ्रेंड टू होम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। इसमें एरर कहाँ पे है, इन चारों ऑप्शंस में से। यहाँ पे मान लो बांट दिया है इसको 3-4 पार्ट में। जैसे पहला हमारा आई हैड मेड, क्या इसमें कहीं भी एरर है? या फिर टू हुम में कहीं भी एरर है? या फिर आई विजिटेड माय फ्रेंड में कहीं एरर है? या फिर एन अपॉइंटमेंट में एरर है? बोल रहा है आई विजिटेड, मैं गया, मैं कहा भाई, माय फ्रेंड। टू हुम क्या होता है ये बताओ। क्वेश्चन तो आप बना नहीं रहे हो, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो हुम के पहले टू का यूज मत करना, ठीक है ना। आपको जिसके पास जाना है, फ्रेंड हुम तो डायरेक्ट आ रहा है ना आंसर, जिसके के अर्थ में, ठीक है ना। जिसका, जिसकी, जिसने के अर्थ में डायरेक्ट हुम का यूज हो रहा है, तो हुम के पहले टू का अर्थ यहाँ पे यूज जो है गलत है, सुपरफ्लुअस बना देता है। इसे समझ लो, ग्रामर अगर पढ़ रखा होगा तो सुपरफ्लुअस का मतलब समझ गए, मतलब जरूरत से ज्यादा अर्थ निकाल देगा इसका।
मतलब जिससे आपको मतलब है whom आपको अर्थ दे रहा है, टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय whom, टू whom कब करते हैं, जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में whom का यूज करके तब। अभी देखो सेलेक्ट द मोस्ट, ये बोल रहा है आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है, पूरा क्या पढ़ रहा है यहाँ पे देखो। एक्सोटिक्स का ये इसका क्या भाई, एंटोनिम मतलब उल्टा क्या आपको निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। जो चीज होता है आपको एलियन का मतलब, ठीक है ना, एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी लोग, ठीक है ना। ये तो इसका खैर सिनोनिम हो गया, विदेशी। एक्सोटिक का मतलब क्या हो गया, विदेशी। तो ये पूछ रहा है एंटोनिम, बट ये क्या, एलियन हमारा सिनोनिम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटिव। नेटिव का मतलब हो गया जो अपने देश का हो, अपने पड़ोस का हो, उसको बोलते हैं देशी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। अभी देखो, ये एक वर्ड है, पूछ रहा है इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करो। ये बोल रहा है इन्यूइंडो, ठीक है ना, एक वर्ड मिला होगा आपको नया भले। इन्यूइंडो, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। इन्यूइंडो का मतलब होता है आपको जैसे किसी को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कमेंट कर रहा है, व्यंग कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, वही सब चीजें हैं, ठीक है। इन्यूंडो का मतलब वही होता है। अब इसमें से इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का भी मतलब वही होता है, किसी के ऊपर कुछ बोलना, व्यंग करना, ठीक है ना, यही सब वर्ड क्या हो गया इसका, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है ना। बाकी सबका पता होगा, एविडेंस का मतलब पता ही है, साक्ष्य होता है, वेरिफिकेशन का मतलब तो पता ही है, प्रूफ का मतलब पता होगा, ये जी वर्ड था। आपको नया वर्ड यहाँ पे मिला होगा, इन्यूंडो का मतलब क्या होता है, किसी पर व्यंग कर देना, किसी पर कुछ बातें बोल दो, वही है इम्प्लीकेशन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। पूछ रहा है कि इसका इसका ईडियम है क्वेश्चन, ये है थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है। इसका आपको ईडियम फ्रेज बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईडियम का। टॉवेल का मतलब क्या होता है, तौलिया। तो थ्रो इन टॉवेल का मतलब क्या होता है ये बताओ। जैसे कुछ होता है ना सिचुएशन ऐसा कि हम लोग खुद से हार मान जाते हैं, ठीक है ना, हार मान जाना, उसको बोलते हैं थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है ना। ये आपको ये इडियम फ्रेज तो आपको रटना होगा, क्योंकि कभी कभार इसका पढ़ने में कुछ और अर्थ निकलता है और इसका इडियम में कुछ और अर्थ निकलता है। चाहे आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा तो उसमें से हिंदी कुछ और होता है और अर्थ कुछ और होता है। तो थ्रो इन द टेबल का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। अब हार मानना है कौन सा है, एडमिट डिफेट। अब देखो वो क्या भी धीरा पे मैंने आपको पढ़ाया था, एडमिट का मतलब क्या होता है, मान लेना, ठीक है। वही है डिफेट, मतलब हार जाना, तो हार मान लेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इस वर्ड में से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। क्या भाई इनकरेक्ट, हाँ रॉन्गली पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है आपको, कौन सा वर्ड गलत है। एडोरेबल, ये बाकी जितने भी वर्ड है सही है, बाकी आपने इंश्योरेंस वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा अगर, एश्योरेंस करके, तो इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एश्योर हो जाओ, वही चीज है। तो ये जो है इसमें ई नहीं होता है, ए डबल एस यू आर ए एन सी ई होता है एश्योरेंस। मतलब ये क्या होता है, किसी को आश्वासन देना, ठीक है ना, जैसे किसी को बोलते हैं ना आश्वासन देना, वही है भरोसा देना, वही है भरोसा। तो इसमें ई नहीं होता है, ए होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बोल रहे हैं जो अंडरलाइन है उसको क्या करना है आपको, बताना है कि इसके जगह पे कौन सा यूज होगा, ठीक है ना। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, ठीक है। बोल रहा है आई होप, मुझे उम्मीद है कि नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज, मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ होगा जैसे कि आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, मतलब कि जो उसको मुझे हुआ था कब, पूरी में, ठीक है। किसके दौरान भाई, जो साइक्लोन आया था फनी। मतलब कोई इंसान होता है, आप कहीं गए होते हो ताजमहल देखने, तो आप बोलते हो ना कि मैंने अभी तक ऐसा जो है जगह कभी नहीं देखा था। तो वही ये इंसान बोल रहा है कि जब पिछली घटनाओं को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि आज तक ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना, ऐसा कैसा ऐसा, इस क्या है भाई, ऐसा एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ कभी नहीं था जैसा कि पूरी, मतलब ये साइक्लोन फनी के दौरान पूरी में उसको मिला। तो देखो जब भी हम किसी घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस था, ऐसा रवैया था, तो उस टाइम सो का नहीं, सच का यूज करते हैं, सच एज, ठीक है ना। सच बीच में आपका जो वर्ड आया वो सच एज का यूज करते हैं यहाँ पे, तो सो एज गलत है। तो सच एक्सपीरियंस एज, ठीक है ना, ऐसे के अर्थ में क्या यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गया, सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अभी देखो ये बोल रहा है गिवन इडियम है, ये भी आपका लास्ट में देखो मेंशन किया हुआ है, टू एयर डर्टी लाइन, लाइन, ठीक है ना, लाइन इन पब्लिक, मतलब कुछ ऐसी डर्टी लाइन, इसका देखो अगर हिंदी निकालोगे तो क्या आएगा, टू एयर डर्टी लाइन इन पब्लिक, तो आपको लगेगा ना कि किसी को गाली गलौज पब्लिकली दिया जा रहा है, बट इसका अर्थ वो नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है,
कि कुछ भी प्राइवेट अफेयर्स मतलब अपनी खुद की प्राइवेट बातें किसी की आप पब्लिकली कर दो, मतलब पब्लिक के बीच में बता दो, ठीक है ना, बातें कर दो पब्लिक के बीच में, वही है टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। ठीक है, कुछ भी ऐसी मतलब जो चीज जिसको नहीं बताना चाहिए पब्लिक की, अगर वो बोल रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इडियम में टू एयर डर्टी लाइन इन पब्लिक। अब एक वर्ड है यहाँ पे बोल रहा है कि इस वर्ड में ग्रामेटिकली एरर है, ठीक है ना। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway, ठीक है ना। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो गाइज देखो, वर्ब चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि हैज, हैव और हैड के साथ क्या होता है, V3 का यूज होता है। तो इसमें हैज के साथ क्या यूज किया हुआ है, V1 यूज कर रखा है यहाँ पे, प्रपोज, ठीक है। तो क्या होगा, प्रपोज होगा यहाँ पे, सिंपली आप सुधार सकते थे। तो अब देखो ये वाला कहाँ पे है, हैज प्रपोज किस ऑप्शन में है, तो आपको यहाँ पे सी नंबर में देखो दे रखा है द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज, अगर कर दे तो जग सही हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है कि वन वर्ड बताना है, वन हु डज नॉट टायर्ड इजली, जिसको इजली थकाया ना जा सके, हराया ना जा सके, वही होता है। जिसको इजली हरा ना सके हम लोग, या फिर थकाया ना जा सके, जब तक थकेगा नहीं तब तक वो हारेगा नहीं, ठीक है। तो ये हु डज नॉट टायर्ड इजली, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है इनडेफेटिजेबल, ठीक है ना, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं। अब देखो अगर आई एन हटा दे तो डेफेटिजेबल का मतलब होता है जिसको हराया जा सके, और आई एन लगा दिया तो जस्ट उसका उल्टा निकल गया, जो कि यहाँ पे नॉट आके आंसर मांग रहा है, यही बोला हो जाएगा इनडेफेटिजेबल। अब पूछ रहा है कि इसमें बताओ सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि रॉन्ग है। अच्छा, इसमें आपने ढोलक का नाम सुना होगा, ढोलक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बैरल, ठीक है, बैरल। ऑप्शन नंबर डी जो है रॉन्ग स्पेलिंग है, बी ई नहीं होता, BARREL होता है, बैरल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल यहाँ पे करना है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है पीपुल्स, ठीक है, यहाँ पे बोलोगे पीपुल्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं यहाँ पे। विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब बोलोगे इस विल का मतलब क्या हुआ, ये विल क्या एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है, या फिर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, पूछोगे ना यहाँ पे। तो ये विल जो है ना तो वर्ब की कोई भी वर्ब के फॉर्म में यूज ही नहीं हो रहा है, ये विल का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग विल पावर बोलते हैं ना, इंसान का विल पावर, वो वाला विल है ये। पीपल्स विल, लोगों का विल एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति, इच्छा, वही सब चीजें हैं। कैन हेल्प देम, अगर आपका विल स्ट्रांग होगा, डिटरमाइंड रहोगे आप, जो दृढ़ शक्ति होगी आपके पास, ठीक है, ये सभी चीजें जब आपकी क्या रहेगी, ये क्या करती है पीपुल्स की, लोगों की ये हेल्प करती है, क्या हेल्प हेल्प कर सकती है, देम उनकी, उनकी क्या मतलब हेल्प करती है, उनकी विल और डिटर्मिनेशन उनकी हेल्प करती है किस चीज में, डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बहुत सारे जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उसको क्या करने के लिए, उसको ओवरव्यू करने के लिए, तो जाहिर सी बात है नहीं है, ओवर वैल्यू देने के लिए भी ज्यादा नहीं है। तो ओवरकम का मतलब क्या होता है, ओवरकम का मतलब उस पर विजय पा लेना, विजय पा लेना, ठीक है, किसी को हरा देना। तो उसकी लाइफ में जितनी चैलेंजेस आती है उसको ओवरकम करने के लिए क्या होती है, उसकी विल पावर या फिर डिटर्मिनेशन जो होती है उसकी मदद करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरकम। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, PQRS जो बोलते हो ना, वही चीज है यहाँ पे ABCD में दे रखा है। तो आप PQRS यहाँ पे A को P बना सकते हो, B को QRS बना सकते हो, तो कैसे भी आपका दे सकता है। तो इसमें क्या, इसको सिंपली बोलते हैं रीअरेंज द सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब इसमें जिसको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जब तक आपकी दो चीजें स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ये नहीं बना पाओगे, पहला वो क्या, दूसरा बेसिक इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं ये बन पाएगी इंग्लिश पे। तो क्यों वो कैब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के हम हिंदी निकाल सके। अंडरस्टैंडिंग तो सेंटेंस में टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह, ये सब चीजें चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए। देखो ये सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब उनकी परिस्थिति, बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनकी मतलब अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी परिस्थिति के कारण जेल में है। अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही अगर ये बात करें, फर्स्ट वाले सेंटेंस से, उनमें से कोई कुछ लोग, अब उनमें से किसमें भाई हमें पता ही नहीं है कि वो कौन इंसान है, तो उनमें से कहां से आएगा, ये तो वर्ड आएगा नहीं पहले, मतलब ए से स्टार्ट ये सेंटेंस हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि पहले किसी लोग के बारे में पता नहीं है, तो उनमें से हम किसी को चूज कैसे कर सकते हैं, नहीं ना। तो देखो ए से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ABCD वाला तो होगा नहीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग जो है
के बारे में बात की जा रही है, तो उनमें से किन में से जब पता रहेगा तब तो ठीक है। तो पहले तो 2 नंबर काट दिया हमने। अब आगे देखो, क्या हम बी से स्टार्ट करते हैं? ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। ठीक है, बोल रहा है कि सारे जो प्रिजनर्स है वो क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है ना, क्या अपराधी नहीं होते हैं। तो चलो, ये तो सेंटेंस ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस एक यूनिवर्सली बात किया जा रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे बोलते हैं ना, कि जो सारे सभी लोग क्या है दोषी नहीं होते, सभी प्रिजनर्स जो है जितने लोग जेल में है क्या है वो क्रिमिनल्स नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे लोग जेल में जो है वो क्रिमिनल्स ही होंगे। तो एक तरीके का ये यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे बात करें तो हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो बी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए है और 4 है, बाकी तीसरे में क्या है डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी को पहले पढ़ लेते हैं कि हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। अभी मान लो हमें ए बी सी डी के बारे में पता ही नहीं है कुछ, हम डायरेक्ट अगर डी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें आंसर मिलेगा? देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प देम रेंटीग्रेट विद सोसाइटी। अब देखो कि बोल रहा है कि इसलिए व्यापार जो है अगर वो सीखते हैं तो उनको सोसाइटी में कैसे रहना है इसकी समझ हो जाएगी। अब किसको, हमें पता ही नहीं है। इसलिए देखो, इसलिए से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं क्या? हमें पहले से कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो पहले ये बोलेंगे इसलिए राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। अब तो ऐसा तो कोई स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कभी, जब तक पहले उसके बारे में कुछ मेंशन रहेगा तब हम इसलिए यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, ऑप्शन नंबर जो है ये ए से और डी से तो कभी हम किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और बचा सी, सी में भी सोर्स, इसलिए तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। तो फाइनली हमें मिला बी। तो बी से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ये वाला, और ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। तो अब देखते हैं कि बी के बाद ए होगा या फिर बी के बाद डी होगा। ठीक है, तो बी में क्या है, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। जितने भी जो जेल में रहने वाले लोग हैं जरूरी नहीं है कि वो क्या क्रिमिनल्स है, ठीक है। फिर मैं देखो बी के बाद ए होगा कि क्या, बट मोस्ट, बट नहीं है यहाँ पे, सिंपली मोस्ट ही याद है। स्टार्ट है, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। मतलब अधिकांश उनमें से क्या है जेल में है अपनी परिस्थिति की वजह से। ठीक है, बी के बाद ए का यूज हो सकता है, लेकिन बी के बाद डी का हो सकता है कि नहीं, ये देखो। अगर हम ये बात बोले कि जो जितने भी लोग जेल में उनमें से सारे क्रिमिनल नहीं है, इसलिए लर्निंग अ ट्रेड, उन्हें व्यापार सीखना होगा, वुड हेल्प देम इंटीग्रेट विद सोसाइटी। कि मतलब ऐसा तो कभी हम सेंटेंस बोलते नहीं है कि देखो कि जितने भी लोग जेल में है वो क्या है क्रिमिनल नहीं है, इसलिए उनको व्यापार सीखना चाहिए और ताकि उनको समाज में रहने के लिए मदद मिलेगी। तो कोई बात हुआ नहीं, पहले उसके बारे में क्यों है क्या है कि नहीं है ये तो पहले डिफाइन होना चाहिए। तो ये कौन डिफाइन कर रहा है? अगर हम बी के बाद ए का यूज कर दें, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। ठीक है, जितने भी प्रिजनर्स है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है। फिर भी क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर जेल इन जेल, लेकिन फिर भी क्या वो बहुत सारे उनमें से अपनी परिस्थिति के कारण जेल में है। तो बी के बाद ए का यूज बिल्कुल भी सटीक लगता है, तो हम बी के साथ ए वाला ऑप्शन नंबर 1 को आंसर कर सकते हैं इस तरीके से। तो पीक्यू आर जो या फिर रीअरेंजमेंट जो सेंटेंस का पढ़ना है तो आपको इतना मेहनत कम से कम डेली 5-6 क्वेश्चन बना के करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, द गार्डनर हैज मोड द लॉन। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हैज का तो हम हैजेस से बनाएंगे, इज से तो बनाएंगे नहीं, और वाज से बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे वर्ब होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हैज बीन से बनेगा हमारा। देखिए लॉन क्या है, द लॉन हैज बीन मॉड बाय द गार्डनर। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा द लॉन हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो सी नंबर राइट है। ठीक है, द लॉन हैज बीन मॉड बाय द गार्डनर। और लास्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं इसमें से। हिंद का, तो हिंद का मतलब क्या होता है, पिछला। ठीक है ना, पिछला। इंग्लिश में हिंद का मतलब होता है पिछला। तो ये सिनोनिम्स क्या लगता है, फर्स्ट तो होगा नहीं। फ्रंट मतलब आगे का होता है, नियर मतलब बगल में का होता है, और रियर मतलब होता है रियर कैमरा। जो मोबाइल में क्या होता है ना, वो क्या होता है, पिछला कैमरा। ठीक है, तो फ्रंट कैमरा होता है मोबाइल में, और ये क्या होता है, रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा मतलब आगे का और रियर मतलब पीछे का। तो पिछला का अर्थ देने वाला हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो गाइज आई होप कि आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। अगर सारे क्वेश्चन में से 15 में से कितने आपने सही कर पाए, ये चीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस स्टेट से हो, आप कितने 15 में से आपने सही किया। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना।